गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हिमायर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अध्याय 4, जिसका नाम है आयन विनिमय, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं आयन एक्सचेंज। ये जो चैप्टर है, अगर मैं पढ़ने के दृष्टिकोण से बात करूँ तो काफ़ी टफ चैप्टर है, जिसको शायद स्कूल में जो टीचर हैं वो अच्छी तरह से रीड नहीं करा पाते। इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत सारी इसमें परेशानी होती है। और कई सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट भी आए हैं कि सर आयन विनिमय वाले चैप्टर को आप अच्छी तरह से सॉल्व कराओ, कोई ट्रिक लेके आओ, इसको अच्छी तरह से बताओ ताकि हमें एक ही बार में याद हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो क्लास है, अगर आप ये क्लास पूरी देखते हो तो मेरे ख्याल से आयन विनिमय चैप्टर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ के अलावा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूँ आयन विनिमय चैप्टर के बारे में। और सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर से आपको पूछे जा सकते हैं, आयन विनिमय वाले चैप्टर से। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना चैप्टर आयन विनिमय। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप 12th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं और आप आगे जेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ जेट और 12th दोनों का फाउंडेशन बैच चालू हो गया है, जिसकी फीस मात्र 3100 रुपये है, जिसमें आपको तीनों ही सब्जेक्ट की कोचिंग मिलेगी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। सभी नोट्स मिलेंगे, सभी पीडीएफ मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे और प्लस लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड और लाइव, जिसकी लिंक आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे रखी है। वहाँ से आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स, वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इस चैप्टर से आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं आपको एक सलाह दूंगा, कोई सा भी चैप्टर आप शुरू कर रहे हो पढ़ना, सबसे पहले उस चैप्टर को शुरू करने से पहले पेज पर वो चीज नोट करो कि जो इस चैप्टर की मेन हेडिंग है, कौन कौन से पॉइंट इस चैप्टर से हमें पूछे जाते हैं। उससे होता क्या है, उससे हमें ये पता रहता है कि हमारा कौन सा टॉपिक इस चैप्टर से क्लियर हो गया, कौन सा टॉपिक हमारा अधूरा रहा है। यानी हमें पूरे चैप्टर की नॉलेज हो जाती है कि हमारा कौन सा टॉपिक यहाँ से रह रहा है। अगर मैं स्टूडेंट्स आयन विनिमय वाले चैप्टर से बात करूँ कि इस चैप्टर से आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इस चैप्टर से आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट पूछा जाता है हमें, वो पूछा जाता है आयन से। आयन, अब आयन से कैसे पूछा जाएगा? आयन से पूछा जाएगा कि आयन क्या है। हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, आयन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आयन क्या है। फिर हमें क्या पूछा जाएगा दूसरे पॉइंट पर हमें पूछा जाएगा आयन विनिमय। क्या पूछा जाएगा? आयन विनिमय। एक तो हमसे क्या पूछ लिया गया? आयन पूछ लिया गया। दूसरा हमें इस चैप्टर से क्या पूछा जाता है? आयन विनिमय पूछा जाता है। तीसरी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट जो हमें यहां से पूछा जाता है, तीसरा पॉइंट पूछा जाएगा हमें आयनों के प्रकार। क्या पूछा जाएगा? आयनों के प्रकार। चौथी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, जो चौथा हमारा यहां से पॉइंट हमें पूछा जाएगा, वो चौथा पॉइंट होगा हमारा आयन विनिमय की क्रियाविधि। आयन विनिमय की क्रियाविधि। नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट्स, पांचवा पॉइंट हमें यहां से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आयन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट जो हमें अगला पॉइंट पूछा जाता है स्टूडेंट्स, वो हमारा होता है धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता। नेक्स्ट में अगर बात करूं, जो अगला पॉइंट मुझे पूछा जाएगा एग्जाम में, वो मुझे पूछा जाएगा मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति। मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति। अब मुझे पता चल गया कि ये जो मेरा चैप्टर है आयन विनिमय वाला, आयन विनिमय वाले चैप्टर से मुझे ये पॉइंट पूछे जाने वाले हैं। तो जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ना या पढ़ाना शुरू करूंगा तो मेरे दिमाग में ये सारी चीजें रहेंगी कि ये पॉइंट पूछे जाते हैं। आप जब भी इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे इसमें से कौन सा पॉइंट याद है, कौन सा पॉइंट मेरा कमजोर है। तो कोई सा भी चैप्टर आप शुरू करो, सबसे पहले ये जानो कि उस चैप्टर में से कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको जेट में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सुपरवाइजर में भी प्रश्न पूछे जाएंगे
और आपके 12th के एग्जाम में भी यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल बारीकी से आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बात करूं सबसे पहले आयन के बारे में कि आयन क्या है, ये सबसे पहला जो मेरा पॉइंट रहता है वो क्या रहता है, आयन क्या है। अगर मैं बात करूं पहला पॉइंट क्या है, आयन क्या है, मेरा सवाल यह है आयन क्या है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले कि आयन क्या है, आयन को परिभाषित कीजिए। अगर मैं 12th की बात करूं तो सबसे पहला प्रश्न जो इस चैप्टर से उठ सकता है वो क्या है, वो यही प्रश्न है, आयन क्या है। अब मैं देखो रटाने की कोशिश तो करता नहीं हूं, मेरा एक ही फंडा है, मैं समझाऊंगा आपको केवल समझना है और उसके बाद आप उसको कभी भी लिख सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं। अगर मैं आयन की बात करूं तो कुछ क्या होते हैं, तत्व होते हैं। क्या होते हैं, तत्व। जैसे मान लो कोई तत्व है सोडियम, क्या है, सोडियम। एक तत्व है हमारा पोटेशियम, एक तत्व है हमारा क्लोरीन। सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ये तत्व। अब इन तत्व क्या करते हैं, जैसे सोडियम है तो सोडियम क्या करता है, सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो ये क्या बनाता है, ये Na2+ बनाता है। क्या बनाता है, Na+, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका Na+, इसने Na+ बना दिया। पोटेशियम भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्या बनाता है, K+ बनाता है। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा K+। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये क्या बनाता है, Cl-, क्या बनाता है, Cl-। अब ये क्या है, तत्व है और ये क्या है, ये आयन। ये क्या है, आयन। ये क्या है, तत्व और ये क्या है, आयन। अब दोनों में अंतर क्या है आप ये समझो, यानी इस पर क्या है, आवेश नहीं है, इस पर क्या पाया जा रहा है, आवेश। जैसे यहां धनावेश है, यहां धनावेश है, यहां क्या है, ऋणावेश है। तो जब किसी तत्व पर परिभाषा क्या होगी, अगर मैं आयन की परिभाषा की बात करूं तो आयन की परिभाषा क्या है, जब किसी तत्व पर क्या उपस्थित हो, आवेश उपस्थित हो। जब किसी तत्व पर आवेश उपस्थित हो तो उस तत्व को क्या कहा जाएगा, आयन कहा जाएगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, रटने की जरूरत नहीं है। जब किसी तत्व पर क्या उपस्थित है, आवेश उपस्थित है, तो उस तत्व को हम क्या कह रहे हैं, उस तत्व को आयन कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आयन क्या है, तो आयन क्या है, जब किसी तत्व पर आवेश उपस्थित होता है तो उस तत्व को क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। जैसे सोडियम यहाँ क्या है, तत्व है, यहाँ ये क्या बन गया, यहाँ बन गया ये आयन, सोडियम आयन बन गया। पोटेशियम तत्व है, यहाँ ये क्या बन गया, पोटेशियम आयन बन गया। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन तत्व है, यहाँ ये क्या बन गया, क्लोरीन आयन बन गया। तो जब किसी तत्व पर आवेश उपस्थित होता है तो उस तत्व को क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा आपको अगर ये ध्यान नहीं रहता तो कोई बात नहीं, दूसरी आप किस तरह से लिख सकते हो, दूसरा आप लिख सकते हो कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस तत्व को क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। जैसे मैं ऊपर की स्थिति में बात करूं, सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने यहां एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया Na+। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया क्लोरीन ने, तो ये क्या बन गया, Cl-। यानी जब कोई तत्व या तो इलेक्ट्रॉन त्याग दे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तब वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। लेकिन फाइनली फिर भी क्या निकल कर आएगा कि उस तत्व पर क्या पाया जाएगा, आवेश पाया जाएगा। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, जब किसी तत्व पर आवेश पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब बात आती है ये आवेश कितने तरह का होता है, ये आवेश 2 तरह का हो सकता है। 2 तरह का कौन सा, जैसे ये कैसा आवेश है, ये हमारा धनावेश, और ये कैसा आवेश है, ये हमारा ऋणावेश। यानी तत्वों पर कितने तरह के आवेश पाए जाते हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। तो हम कह सकते हैं कि जो आयन विनिमय होता है या जो आयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। आयन कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक धनायन एक ऋणायन। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, इसके अलावा क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है,
तो अगर स्टूडेंट्स में आयन विनिमय की बात करूं तो आयन विनिमय कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। कौन सा? एक धनायन विनिमय और एक ऋणायन विनिमय। तो यहां तक तो मैंने किसकी बात कर ली? आयन की बात कर ली। आपको बेसिकली समझ में आया होगा आयन क्या है। जब किसी तत्व पर आवेश उपस्थित है तो उस तत्व को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं। अब ये तो क्या हो गया? ये हो गया आयन। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट्स? वो हमारा पॉइंट आता है आयन विनिमय। आयन विनिमय जो कि हमारा चैप्टर का नाम है, आयन विनिमय। अब आयन विनिमय क्या है हम ये देखेंगे। आयन विनिमय क्या है हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। मान लो ये हमारी मिट्टी है, ये क्या है? मिट्टी। और मिट्टी में क्या उगा हुआ है? मिट्टी में कोई पादप उगा हुआ है, ये इस पादप की जड़ है। मिट्टी में क्या है? कोई पादप है और ये इस पादप की क्या है? जड़। अब ये मिट्टी है। मिट्टी में हमने क्या डाला? मिट्टी में हमने डाले पोषक तत्व। क्या डाले? पोषक तत्व। तो मान लो हमने यहाँ ये पोषक तत्व डाल दिए, ये पोषक तत्व है। मिट्टी में क्या डाले हैं? मिट्टी में ये पोषक तत्व डाले इस तरह से, 2 वाइट वाले। ये क्या डाले हैं? पोषक तत्व। अब मुझे एक चीज बताना, जब ये पोषक तत्व हमने मृदा में डाले, लेकिन पोषक तत्वों को ग्रहण कौन करेगा? पादप ग्रहण करेंगे। अब पादप जब ग्रहण करेंगे तो पहले कौन सी क्रिया होगी? पहले ये जो पोषक तत्व हैं, ये पोषक तत्व कहां आके एकत्रित होंगे? जड़ पर आकर के एकत्रित होंगे। कहां आकर के एकत्रित होंगे? पादप की जड़ पर आकर के एकत्रित होंगे। यानी मैं इसी चित्र को अगर मैं यहां बनाना चाहूं, यहां मैं इसी चित्र को बना रहा हूं, तो इसमें धीरे धीरे कौन सी क्रिया हो जाएगी कि जो पोषक तत्व है वो पादप की जड़ों पर आकर के चिपक जाएंगे। कहां चिपक जाएंगे? पादप की जड़ों पर आकर के चिपक जाएंगे। अब जड़ों पर आकर के चिपकने की क्रिया क्या कहलाई? आयन विनिमय कहलाई। क्या कहलाई? आयन विनिमय। विनिमय का अर्थ क्या होता है? विनिमय का अर्थ होता है गतिमान। क्या होता है? गतिमान या गति करना। गतिमान या मैं कह सकता हूं गति करना। गति करना यानी ये वाला जो तत्व था ये गति करके कहां गया? इसके ऊपर आ गया। तो ये इसमें क्या हुआ? विनिमय हुआ। आयन में क्या हुई? गति हुई। तो गति होने की क्रिया क्या कहलाती है? आयन विनिमय कहलाती है। अब आपको क्या पूछी जाएगी? आपको पूछी जाएगी परिभाषा। वो पूछेगा कि आयन विनिमय किसे कहते हैं। क्या पूछेगा आपसे प्रश्न? आयन विनिमय किसे कहते हैं? तो अगर स्टूडेंट्स में आयन विनिमय की बात करूं तो आयन विनिमय क्या होगा? आयन विनिमय आपका होगा एक तो विलयन प्रावस्था। क्या होगा? विलयन प्रावस्था या ठोस प्रावस्था। ठोस प्रावस्था यानी दोनों ही अवस्थाओं में आयन विनिमय होता है। विलयन प्रावस्था या ठोस प्रावस्था में पोषक तत्वों का क्या है? पोषक तत्व या मैं कह सकता हूं आयन। विलयन प्रावस्था या ठोस प्रावस्था में आयनों का अधिशोषित होना। क्या होना? अधिशोषित होना। अधिशोषित होना क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। आयन विनिमय क्या है? विलयन प्रावस्था यानी या तो द्रव प्रावस्था में या ठोस प्रावस्था में आयनों का अधिशोषित होना क्या कहलाता है? वो कहलाएगा आपका आयन विनिमय। अब एक वर्ड आता है कि अधिशोषण क्या है? अधिशोषित होने का मतलब क्या है? तो जैसे मान लो मेरे पास कोई पदार्थ है, इस तरह से दो पदार्थ, इसके ऊपर कोई वस्तु चिपकी हुई है, इसके ऊपर कोई वस्तु चिपकी हुई है और एक यही वस्तु इसके अंदर घुस गई। यही वस्तु कहां घुस गई? इसके अंदर। तो यहां जो क्रिया हुई वो क्रिया क्या है? अवशोषण। ये क्रिया क्या है? अवशोषण है। ये वाली जो क्रिया हुई सतह पर चिपकने की, ये क्रिया क्या है? ये है अधिशोषण। ये क्या है? अधिशोषण। यानी सतह पर चिपकने की क्रिया क्या होती है? अधिशोषण होती है और अंदर घुसने की क्रिया क्या होती है? अवशोषण होती है। प्रश्न तुम्हें क्या पूछाएगा? आयन विनिमय क्या है? तो आयन विनिमय आप अपनी भाषा में कैसे लिखोगे? अपनी भाषा में आप लिख दोगे कि आयनों का ठोस या द्रव रूप में, आयनों का ठोस या द्रव रूप में पादप की जड़ों से चिपकना क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। अगर आप साइंटिफिक परिभाषा नहीं लिख सकते तो आप ये भी लिख सकते हो कि आयनों का ठोस या
द्रव रूप में पादप की जड़ों से चिपकना क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। या फिर आप वैज्ञानिक रूप से लिख सकते हो। वैज्ञानिक रूप से आप क्या परिभाषा लिखोगे कि विलयन प्रावस्था या ठोस प्रावस्था में आयनों का अधिशोषित होना आयन विनिमय कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आयन विनिमय आपको समझ में आया होगा। मैंने दो चीज बता दी आपको, एक आयन बता दिए, एक बता दिया मैंने आयन विनिमय। अगर मैं यहाँ एक और चीज की बात करूं कि आयन विनिमय का महत्व, आयन विनिमय का महत्व और आपसे पूछा जाता है। अगर मैं आयन विनिमय के महत्व की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आयन विनिमय का महत्व क्या होता है? इसके द्वारा पादपों को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। एक ही इसका महत्व है। अगर मैं आयन विनिमय की बात करूं तो आयन विनिमय के द्वारा पादपों को क्या होता है? पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। एक ही महत्व आप याद रखो। एक नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि आयन विनिमय का महत्व लिखिए। तो आयन विनिमय का महत्व क्या है? इसके द्वारा पादपों को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तीन चीज अपनी कंप्लीट हो गई। आयन क्या है, आयन विनिमय क्या है, आयन विनिमय का महत्व क्या है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला पॉइंट जो मेरा आता है, अब अगला पॉइंट क्या आता है? अगला मेरा पॉइंट आता है आयन विनिमय की क्रियाविधि। क्या आता है? आयन विनिमय, आयन विनिमय की क्रियाविधि, आयन विनिमय की क्रियाविधि। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, आयन विनिमय की क्रियाविधि, यहां आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आपसे एग्जाम में आयन विनिमय की क्रियाविधि पूछी जाए तो आपको सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम क्या बनाना है आपको? मैं डायग्राम से ही आपको सारी चीजें समझा दूंगा। आपको पहले एक चौकोर डिब्बा बनाना है इस तरह का। पहले मैंने क्या बनाया? पहले मैंने एक इस तरह का चौकोर डिब्बा बनाया। ये डिब्बा बना लिया मैंने, ठीक है। फिर इस कोने को आपको क्या करना है? इस कोने को आपको इस तरह से यहां से लेकर के ऐसे मोड़ देना है। इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया। अब ये क्या हो गई? ये हो गई साफ मृत्तिका। मिट्टी में ये क्या हो गई? ये है मान लो मिट्टी में मृत्तिका। क्या है? मृत्तिका। यहां फिर आपको क्या करना है? यहां आपको इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस, ऐसे आपको करना है। फिर आपको यहां भी करना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे आपको यहां। ये आपका क्या हो गया? ये आपका डायग्राम हो गया। ये चित्र आपको बनाना है केवल, और आपको यहां क्या लिखना है भाषा, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो मैं अगर बात करूं कि जो आयन विनिमय है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला चीज आपसे अगर पूछा जाए कि आयन विनिमय किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत गतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? विद्युत गतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब विद्युत गतिकी सिद्धांत पर कैसे कार्य करता है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लो किसी मृदा में इस तरह से आयन व्यवस्थित है। ये किसी मृदा में आयन है, फिर हमने इस मृदा में क्या मिला दिया? विद्युत अपघट्य मिला दिया। क्या मिला दिया? विद्युत अपघट्य। तो जो विद्युत अपघट्य मिलाया है वो विद्युत अपघट्य क्या करेगा? इन आयनों को यहां विस्थापित कर देगा। जो पहले से यहाँ धनायन है उनको यहां कर देगा और ये इनका स्थान ले लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? विद्युत अपघट्य वाले आयन अधिशोषित हो जाएंगे। अब विद्युत अपघट्य वाले आयन जब अधिशोषित हो जाएंगे तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? ये क्रिया कहलाएगी आयन विनिमय। क्या कहलाएगी? आयन विनिमय। तो पहले तो आपको क्या बनाना है? ये चित्र बनाना है। फिर आपको क्या लिखना है? नीचे आपको लिखना है कि आयन विनिमय विद्युत गतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। आयन विनिमय विद्युत गतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी मृदा विलयन में, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी मृदा विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, हमने क्या मिलाया? ये विद्युत अपघट्य मिलाया। एक चीज और याद रखो, यहाँ क्या याद रखो? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, एक तो विद्युत गतिकी आपको याद रखना है, एक विद्युत अपघट्य याद रखना है आपको। यानी आयन विनिमय विद्युत गतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट्य पुराने आयनों को विस्थापित कर देता है। विद्युत अपघट्य
पुराने आयनों को विस्थापित कर देता है और खुद मृतिका की सतह पर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। और इस तरह से मृदा में क्या हो जाती है, अधिशोषण या आयन विनिमय की क्रिया हो जाती है। केवल इतना आपको लिखना है। अब इसमें फिर आपको क्या करना है, जैसे लाल वाले में तो ये वाले बनाए, इनमें तो आप लिख दो विस्थापित आयन, विद्युत अपघट्य लिख दो, आप ऐसे लिख दो विद्युत अपघट्य। और जो पुराने वाले हैं लाल रंग के, दो अलग अलग आपको बनाने पड़ेंगे। लाल रंग के जो आयन है उनमें लिख दो आप विस्थापित आयन, विस्थापित आयन। और चित्र के नीचे आप लिख दोगे धनायन विनिमय की क्रियाविधि। आपका क्या हो गया, आयन विनिमय कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने क्या बताया आपको एक डायग्राम बनाना है, यहाँ मृतिका बना दो, यहाँ प्लस माइनस कर दो, तो यहाँ दो तरह के प्लस करने हैं आपको दो तरह के प्लस करने, जैसे मैंने एक तो ये प्लस किए और एक रेड वाले प्लस किए। फिर आपको थ्योरी में क्या लिखना है, लिखना हो तो लिख देना, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। लिखना क्या है कि जो आयन विनिमय है वो विद्युत गतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट्य पुराने आयनों को विस्थापित कर देता है और मृदा में क्या हो जाती है, आयन विनिमय की क्रियाविधि हो जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, आयन विनिमय की क्रियाविधि हो गई। मैंने 4-5 चीजें क्लियर करा दी। आयन क्या है, यानी ऐसे तत्व जिन पर आवेश पाया जाता है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ऋणावेश और धनावेश। आयन विनिमय क्या है, यानी आयनों का ठोस या द्रव अवस्था में अधिशोषित होना क्या कहलाता है, आयन विनिमय कहलाता है। आयन विनिमय का महत्व क्या है, इनका महत्व कि पादपों को इनसे पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। आयन विनिमय का क्रियाविधि क्या है, तो क्रियाविधि मैंने आपको ये बता दी। टोटली 5 पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिए। आपको पता भी नहीं चला होगा, 5 पॉइंट क्लियर हो गए। छठवीं अगर मैं पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट, तो छठवां मेरा पॉइंट आता है आयन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, आयन विनिमय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। क्या बात करूं, आयन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या बात करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारक। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि आयन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, अगर मैं प्रभावित करने वाले कारकों की बात करूं स्टूडेंट्स, आयन विनिमय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो सबसे इसमें जो पहला कारक आएगा, आपसे केवल नाम पूछे जाएंगे। एक आएगा इसमें मृदा कणाकार, मृदा कणाकार। आपको क्या पूछा जाएगा, आपको केवल इनके नाम पूछे जाएंगे कि मृदा आयन विनिमय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला क्या आ गया, मृदा कणाकार आ गया। अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरा मेरा कौन सा आ जाएगा, दूसरा मेरा आ जाएगा मृदा पीएच। कौन सा आ जाएगा, मृदा पीएच। अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरा मेरा आ जाएगा मृदा कार्बनिक पदार्थ। क्या आ जाएगा, मृदा कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। चौथी अगर मैं बात करूं मृदा सूक्ष्मजीव, मृदा सूक्ष्मजीव। अगर मैं पांचवी बात करूं तो पांचवा क्या आ जाएगा, मृदा क्ले की मात्रा। क्या आ जाएगा, क्ले की मात्रा। यानी ये जो 5 कारक हैं ये क्या करते हैं, ये आयन विनिमय को प्रभावित करते हैं। प्रश्न आपको केवल इतना पूछा जाएगा कि आयन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, और आपको केवल 2 कारक बताने होंगे क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो कारक कौन कौन से, मृदा कणाकार, मृदा पीएच, कार्बनिक पदार्थ, मृदा सूक्ष्मजीव और क्ले की मात्रा। ये क्या है, ये आयन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। अगला हमारा आता है मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। क्या आता है, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। अब चलिए स्टूडेंट, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, धनायन विनिमय क्षमता। अगर स्टूडेंट मैं धनायन विनिमय क्षमता की बात करूं तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर धनायन विनिमय क्षमता की बात करूं तो सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं सीईसी। क्या कहते हैं, सीईसी, सीईसी। आपसे
फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि सीईसी का पूरा नाम क्या है, सीईसी की फुल फॉर्म क्या है। तो अगर मैं सीईसी के पूरे नाम या सीईसी की फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या होती है स्टूडेंट्स, ये होती है धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, या मैं कह सकता हूं धनायन विनिमय क्षमता। अब धनायन विनिमय क्षमता है क्या, चलिए हम देख लेते हैं। धनायन विनिमय क्षमता है आपकी 1 किलोग्राम मृदा, 1 किलोग्राम मृदा है आपके पास, क्या है 1 किलोग्राम मृदा, और इस 1 किलोग्राम मृदा में अधिशोषित, 1 किलोग्राम मृदा में अधिशोषित धनायनों की मात्रा, 1 किलोग्राम मृदा में अधिशोषित धनायनों की मात्रा क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। आपसे परिभाषा पूछी जाएगी कि धनायन विनिमय क्षमता क्या है। तो अगर स्टूडेंट्स मैं धनायन विनिमय क्षमता की बात करूं तो धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी, 1 किलोग्राम मृदा में अधिशोषित धनायनों की मात्रा क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। इसको आप गोली मारो, ये छोड़ो, ये आपको याद नहीं हो रही। अपनी भाषा में आप क्या लिखोगे, अपनी भाषा में हम लिखेंगे कि 1 किलोग्राम मृदा की सतह से चिपके हुए धनायनों की मात्रा क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। ये भी करेक्ट है। या तो आप क्या लिख सकते हो, अधिशोषित शब्द लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, चिपके हुए। 1 किलोग्राम मृदा में चिपके हुए धनायनों की मात्रा क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता। 1 किलोग्राम मृदा में अधिशोषित धनायनों की मात्रा क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट यहां से आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या है, धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या है। तो स्टूडेंट इसकी इकाई होती है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। क्या होती है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। आपसे प्रश्न पूछा भी जाएगा कि धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या है, तो इसको हम लिखते हैं सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। क्या लिखते हैं, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ये इकाई आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट आपसे 1-2 चीजें और पूछी जा सकती हैं, वो आपसे एग्जाम्पल और पूछ लेगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो वो पूछेगा आपसे ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। अगर मैं ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता की बात करूं तो ये होती है आपकी 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। कितनी होती है, 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। दूसरी अगर मैं बात करूं आपकी मोंटमोरिलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, ये तीनों चारों चीजें आपको आगे वाले चैप्टर में समझ में आ जाएंगी जो मृदा कोलाइट है। मोंटमोरिलोनाइट की कितनी होती है, इसकी होती है आपकी 80 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। कितनी होती है, 80 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट में तीसरी बात करूं तो आपका आता है इलाइट, इलाइट, इलाइट की कितनी होती है, 30 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट में बात करूं आपकी कैओनीलाइट, कैओनीलाइट, ये खनिज है तीनों ही। अगर मैं कैओनीलाइट की धनायन विनिमय क्षमता की बात करूं तो इसकी धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, इसकी होती है आपकी 8 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। इतने सारे प्रश्न आपको धनायन विनिमय क्षमता से पूछे जा सकते हैं। या तो क्या पूछ लेगा, सीईसी का पूरा नाम, या क्या पूछ लेगा इसकी परिभाषा, या क्या पूछ लेगा इसकी इकाई, या क्या पूछ लेगा इनके एग्जाम्पल पूछ लेगा कि कैओनीलाइट की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, तो 8, इलाइट की कितनी होती है 30, मोंटमोरिलोनाइट की कितनी होती है 80, ह्यूमस की कितनी होती है 200। एक और आता है यहाँ वर्मीकुलाइट। अगर स्टूडेंट में किसकी बात करूं, वर्मीकुलाइट की बात करूं, वर्मीकुलाइट, तो वर्मीकुलाइट की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो होती है 150 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। यहां से आपको जेट में भी प्रश्न पूछा जाएगा, सुपरवाइजर में भी प्रश्न पूछा जाएगा, और आपके 12th में भी आपको यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये तो हमारी कंप्लीट हो गई धनायन विनिमय क्षमता। अब इस चैप्टर में हमारा केवल एक ही पॉइंट बचता है स्टूडेंट्स। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है हमारा मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति। क्या है, मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति, मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति।
अब मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या है, एक चीज बची है इस चैप्टर के लास्ट। अगर मैं मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति की बात करूं स्टूडेंट्स, तो मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या है। अब देखो मृदा का मतलब क्या हुआ, मृदा का मतलब है पृथ्वी की ऊपरी सतह। मृदा का मतलब क्या हुआ, मृदा का मतलब है यहाँ ऊपरी सतह, धरती की जो ऊपरी सतह, ऊपरी सतह। बेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ बेस का मतलब होता है यहाँ छार, क्या होता है, छार। संतृप्ति का मतलब होता है मात्रा, संतृप्त मात्रा, क्या होती है, संतृप्त मात्रा। अगर मैं बात करूं सीधी अपनी भाषा में, मैं तो अपनी एग्रीकल्चर की भाषा में बात करूं, तो मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति का मतलब क्या होगा, मृदा की ऊपरी सतह पर जितने क्षार पाए जाते हैं, मृदा की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले क्षारों की मात्रा क्या कहलाती है, मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाती है। आप सीधा सीधा ध्यान रखो, मृदा की ऊपरी सतह पर उपस्थित क्षारों की मात्रा क्या कहलाती है, मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाती है। अब आपको क्या लिखना है, आपको इसको लिखना है भस्म संतृप्ति। इसको एक वर्ड हम क्या देते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं हम, भस्म संतृप्ति। आपसे मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति भी पूछ सकता है, आपसे भस्म संतृप्ति भी पूछ सकता है। भस्म संतृप्ति क्या है, मृदा की ऊपरी सतह पर अधिशोषित क्षारों की मात्रा क्या है, मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, केवल दो ही प्रश्न आपको यहां से पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न आपको क्या पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत मृदा बेस संतृप्ति पर मृदा उदासीन या क्षारीय मानी जाती है। तो अगर मैं बात करूं 100% मृदा बेस संतृप्ति पर, या तो मृदा कैसी होगी, या तो मृदा आपकी उदासीन होगी, या मृदा कैसी होगी, क्षारीय होगी। यानी 100% बेस संतृप्ति पर या तो मृदा को क्या माना जाता है, उदासीन माना जाता है, या मृदा को क्या माना जाता है, क्षारीय माना जाता है। इतने प्रश्न आपको इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आपका जो चौथा चैप्टर था आयन विनिमय, वो आपका कंप्लीट हो गया पूरा। मैं आपको एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमने पढ़े। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, सबसे पहले हमने जाना कि कौन कौन से पॉइंट इसमें से हमें पूछे जाते हैं चैप्टर में से। तो एक आयन पूछा जाता है, आयन क्या है, आयन विनिमय क्या है, आयनों के प्रकार, क्रियाविधि, प्रभावित करने वाले कारक, धनायन विनिमय क्षमता और मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति, ये पॉइंट हमें इससे पूछे जाते हैं। अब अगर मैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करूं, मैंने कौन कौन से पॉइंट आपको करा दिए। सबसे पहले मैंने बताया आपको आयन क्या है। तो आयन क्या है, आयन ऐसे तत्व हैं जिन पर आवेश पाया जाता है। वे तत्व जिन पर आवेश पाया जाता है क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। यानी इन पर आवेश पाया गया है प्लस माइनस, तो ये क्या है, ये आयन है। या मैं कह सकता हूं कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट, अगला मैंने आपको क्या होता है, आयन विनिमय। तो आयन विनिमय क्या है, मैंने आपको बताया कि यहां से पोषक तत्व यहां आएगा, तो इसने क्या की, गति की। तो इसने जो गति की वो गति क्या कहलाएगी, वो गति कहलाएगी आयन विनिमय। यानी विलयन प्रावस्था या ठोस प्रावस्था में आयनों का अधिशोषित होना क्या कहलाता है, आयन विनिमय कहलाता है। या मैं कह सकता हूं कि द्रव अवस्था या ठोस अवस्था में पोषक तत्वों का पादप जड़ों पर एकत्रित होना क्या कहलाता है, आयन विनिमय कहलाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला मैंने क्या बताया आपको, मैंने अगला आपको बताया आयन विनिमय की क्रियाविधि। मैंने बताया क्रियाविधि में आपको ये डायग्राम बनाना है, फिर आपको क्या लिखना है कि किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत गतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुसार यदि किसी मृदा में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, इसके अनुसार यदि किसी मृदा में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट्य पुराने आयनों को विस्थापित कर देता है और इससे उस मृदा में क्या हो जाती है, आयन विनिमय की क्रियाविधि संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, आगे मैंने क्या बताया, आयन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, मृदा कणाकार, मृदा पीएच, कार्बनिक पदार्थ, मृदा सूक्ष्मजीव और क्ले की मात्रा। नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको, धनायन विनिमय क्षमता। मृदा के 1 किलोग्राम में अधिशोषित धनायन की मात्रा क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। इकाई क्या होती है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। ये चीजें मैंने आपको बताई। एक मैंने आपको क्या बता दिया, मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति मैंने आपको बता दी। ये चैप्टर तुम्हारा हो गया मेरे हिसाब से ही कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अगर मैं कह सकता हूं कि अगर ये भी चैप्टर आपको समझ में, मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया तो आपको किसी का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ सकता। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। और अगर आप सारी ही क्लासेस पढ़ना चाहते हो, सारे चैप्टर, और वो भी जेट के हिसाब से पढ़ना चाहते हो कि आपका जेट भी क्लियर हो जाए और ट्वेल्थ में भी अच्छे परसेंटेज बने, तो उसके लिए आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस मात्र 3100 रुपए है। 3100 रुपए में आपको 300 दिन क्लासेज मिलेंगी
और 300 दिन तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। चलिए स्टूडेंट्स, आज इतना काफी है। थैंक यू।